नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं आज की मुख्य और ताज़ा खबरें की ओर। इससे पहले आप वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उत्तर बिहार में 3 बिजली योजनाओं की स्वीकृति, 42 नए शक्ति उपकेंद्रों का होगा निर्माण। राज्य सरकार ने उत्तर बिहार के लिए 3 बिजली परियोजनाएं स्वीकृत की है। इसमें उत्तर बिहार के विभिन्न जिलों में 42 नए शक्ति उपकेंद्रों का निर्माण होगा। साथ ही 33 kV की 74 फीडरों का जीर्णोद्धार एवं नवीकरण किया जाएगा। इन परियोजनाओं को मंत्रिमंडल ने अपनी स्वीकृति दे दी है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 42 नए शक्ति केंद्रों के निर्माण पर 454.53 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस प्रकार 33 kV के प्रस्तावित 74 फीडर को ACSR बल्ब कंडक्टर से R&M करने पर 135.67 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अब छात्रों को बिना गारंटी के मिलेगा 10 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन। केंद्र सरकार द्वारा छात्रों को आसान शर्तों पर लोन उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी नामक एक नई योजना की शुरुआत की जा रही है। इस योजना के माध्यम से बहुत जरूरतमंद एवं योग्य छात्र के लिए एजुकेशन लोन लेना आसान हो जाएगा। छात्र आसानी से योजना में आवेदन कर सके, इसके लिए शिक्षा मंत्रालय ऑफिशियल पोर्टल को निरंतर रूप से अपडेट कर रही है। छात्रों को शिक्षा में सुलभता प्रदान करने के मकसद से भारत सरकार द्वारा 2024 में PM विजय लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई है, ताकि विद्यार्थी बिना आर्थिक समस्या के अपनी उच्च शिक्षा पूरी करे और सशक्त बन सके। बिहार में शिक्षकों के लिए नई व्यवस्था, ट्रांसफर अवकाश को लेकर बड़ा कदम। बिहार सरकार ने सरकारी शिक्षकों की समस्या को सुलझाने और शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए अहम कदम उठाए हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर S सिद्धार्थ ने मंगलवार को शिक्षकों के ट्रांसफर, पोस्टिंग, वेतन विवाद और अन्य मांगों को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। शिक्षकों की ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर सिद्धार्थ ने कहा कि जो भी शिक्षक ट्रांसफर के लिए आवेदन करेंगे उन्हें उनके निकटवर्ती स्थान पर पोस्टिंग देने की पूरी कोशिश की जाएगी। यह कदम शिक्षकों को अपने परिवार और घर के पास काम करने का मौका देने के लिए उठाया गया है। शिक्षकों के वेतन पद्धति को लेकर उठते विवादों पर उन्होंने कहा कि सरकार एक नई अथॉरिटी बनाने जा रही है। यह अथॉरिटी शिक्षकों की शिकायतें सुनेगी और उसके आदेशों का पालन शिक्षा विभाग द्वारा अनिवार्य रूप से किया जाएगा। इससे शिक्षकों को अपने वेतन या अन्य आर्थिक मुद्दों पर घबराने की जरूरत नहीं होगी। IGIMS में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने पर बड़ा निर्णय। IGIMS में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अस्पताल प्रशासन ने कवायद शुरू कर दी है। इसी कड़ी में अब IGIMS के परिसर से लेकर वार्डों में साफ सफाई कैसी है, अच्छी या खराब, इसका निर्धारण वार्ड में भर्ती मरीज और उनके परिजन करेंगे। व्यवस्था कहां तक सही है और मरीज कितने संतुष्ट है, इसके लिए मरीज और उनके परिजन ही व्यवस्था पर सुझाव रेटिंग के माध्यम से दे सकेंगे। मरीज अस्पतालों में होने वाले साफ सफाई की शिकायत या प्रशंसा कर सकेंगे। उसका सीधा असर सफाई कंपनी के ठेकेदारों को मिलने वाले भुगतान पर पड़ेगा। रोजाना सुबह और शाम 5 मरीजों का फीडबैक लिया जाएगा। ये फीडबैक सफाई कंपनी के सुपरवाइजर द्वारा रोजाना मरीज और उनके परिजनों से फीडबैक लिया जाएगा। नए टर्मिनल भवन के निर्माण की दूसरी टाइमलाइन में फेल अब मार्च तक संभव। 31 दिसंबर तक पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का निर्माण पूरा नहीं हो पाएगा। इसके लिए सिविल स्ट्रक्चर का निर्माण पूरा हो चुका है, लेकिन फिनिशिंग वर्क का 40% कम बाकी है। पहले 31 अक्टूबर तक इसके निर्माण को पूरा करने के लिए टाइमलाइन तय की गई थी, लेकिन उस वक्त तक इसे पूरा होना संभव नहीं देखकर टाइमलाइन को बढ़ाकर 31 दिसंबर की गई। लेकिन दूसरी टाइमलाइन के भीतर भी इसका निर्माण नहीं संभव दिख रहा है और यह भी फेल हो गई है। वही 6 दिसंबर को इसका निर्माण कार्य का जायजा लेने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन आ रहे हैं। उनके निरीक्षण के दौरान इसके निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए तीसरी टाइमलाइन तय की जाएगी। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन 11 दिसंबर से। कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने 3650 से अधिक पदों पर एडमिशन के लिए कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट काउंसलिंग की तिथि जारी कर दी है। उम्मीदवार काउंसलिंग में हिस्सा लेने की इच्छा रखते हैं वे कॉलेज के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एडमिशन शेड्यूल देख सकते हैं। एडमिशन के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। काउंसलिंग 11 दिसंबर से शुरू हो जाएगी। कलेक्ट का रिजल्ट 10 दिसंबर को जारी किया जाएगा और काउंसलिंग 5 राउंड में होगी। फर्स्ट लिस्ट के अनुसार एडमिशन 26 दिसंबर से 4 जनवरी तक ले सकते हैं। कलेक्ट में सफल स्टूडेंट एडमिशन के लिए 11 दिसंबर से रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 20 दिसंबर है। गुड न्यूज, इस क्षेत्र में रोजगार देने में बिहार तीसरे पायदान पर। बिहार के लोगों को गीत संगीत के क्षेत्र में भी रोजी रोजगार मिल रहा है। शादी विवाह सहित अन्य समारोह में गाना बजाना का रोजगार करने के मामले में बिहार देश में तीसरे पायदान पर है। देश में सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में लोग गीत संगीत के क्षेत्र में रोजगार कर रहे हैं। केंद्र की इस श्रम पोर्टल पर हुए निबंधन से यह खुलासा हुआ है। पोर्टल पर निबंधन के अनुसार गीत संगीत के क्षेत्र में देश में 1,07,000 लोगों को रोजगार मिल चुका है। सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में 17,435 लोग रोजगार कर रहे हैं। दूसरे पायदान पर महाराष्ट्र के 9,241 तो तीसरे पायदान पर रहे बिहार के 8,934 लोग गीत संगीत के क्षेत्र में रोजी रोजगार कर रहे हैं। हत्या की मिली धमकी को फर्जी बताने पर भड़के सांसद पप्पू यादव। जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस के खुलासे के बाद पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की मुश्किलें बढ़ सकती है। जिस तरह पुलिस ने आज बताया कि सांसद को Z+ सुरक्षा देने के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें सांसद के करीबी नेता की भूमिका है। पुलिस के इस खुलासे को लेकर पप्पू यादव ने सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि यदि पैसे देकर धमकी दिलाई गई है तो पुलिस को इसका खुलासा करना चाहिए। पप्पू यादव ने यह भी कहा कि पुलिस उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है।
बिहार में 5 वर्षों में पहली बार नवंबर सर्वाधिक गर्म, बड़ी वजह आई सामने। पिछले 5 वर्षों में इस बार नवंबर का तापमान पटना, गया एवं भागलपुर में सर्वाधिक गर्म रहा। मौसम में यह बदलाव गंभीर खतरे का संकेत माना जा रहा है। इसका मतलब है कि पर्यावरण में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। नवंबर में राज्य में कम वर्षा हुई है, यह भी तापमान बढ़ने का एक बड़ा कारण माना जा रहा है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों का कहना है कि राजधानी में इस वर्ष नवंबर में अधिकतम तापमान 34.1 डिग्री से रिकॉर्ड किया गया है, जबकि पूर्व के 5 वर्षों में इससे कम रहा। पटना में 2020 में नवंबर में अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। बिहार NCL EWS विवाद आखिर क्या है, जिसे लेकर पटना की सड़कों पर मचा बवाल। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती का लिखित परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थी अब फिजिकल की तैयारी के साथ साथ पटना के गर्दनी धरना स्थल पर पिछले 25 नवंबर से भी प्रदर्शन कर रहे हैं। सुबह और शाम गांधी मैदान में तैयारी करते, जबकि दिन भर धरना पर नारेबाजी करने को मजबूर है। मामला NCL EWS सर्टिफिकेट का। दरअसल NCL यानी नॉन क्रीमी लेयर और EWS यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र को लेकर अभ्यर्थियों की बहाली का पेंच फंस गया है। गलत साबित हुआ तो दे दूंगा इस्तीफा, CBI से जांच कराओ, सुरक्षा के धमकी के आरोपों पर विफरे पप्पू यादव। बिहार के पूर्णिया से सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने कहा कि अगर उन पर लग रहे आरोप सही साबित हुए तो वो इस्तीफा दे देंगे। दरअसल पिछले कुछ दिनों से सांसद को धमकी दे जान से मारने के मामला काफी गर्म था और अब बिहार पुलिस ने इसे लेकर बड़ा दावा कर दिया है। बिहार पुलिस ने राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के एक पूर्व सहयोगी को मंगलवार को गिरफ्तार किया और दावा किया कि उसने खुद को गैंगस्टर लॉरेंस बिस्मी गिरोह का सदस्य बताकर सांसद को धमकी दी थी। ईस्ट सेंट्रल रेलवे के सामने रिकॉर्ड बचाए रखने की चुनौती। रेल यूनियनों का चुनाव 4 दिसंबर से 6 दिसंबर तक होगा। बुधवार को होने वाले मतदान के पहले दिन की तैयारियां मंगलवार की देर शाम पूरी हो गई। बुधवार को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। इस बार 6 यूनियन चुनावी मैदान में है। दानापुर रेल मंडल सहित पूरे जोन में निष्पक्ष चुनाव के लिए रेलवे प्रशासन की सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। यूनियनों से मिली जानकारी के अनुसार पटना में राजेंद्र नगर कोचिंग कम्प्लेक्स, पटना जंक्शन और न्यू रेलवे कॉलोनी में मतदान केंद्र बनाए गए हैं। दानापुर रेल मंडल में कुल 17 मतदान केंद्र बनाए हैं। हालांकि रेलवे की ओर से इस बाबत कोई आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति या बयान जारी नहीं किया गया है। शिक्षा विभाग का कैलेंडर जारी। 2025 में इतने दिनों की होगी छुट्टी, देखे लिस्ट। बिहार शिक्षा विभाग ने 2025 का कैलेंडर जारी कर दिया है। इस कैलेंडर में IAS KK पाठक के आदेश को एक बार फिर पलट दिया गया है। जारी कैलेंडर के अनुसार महापुरुषों की जयंती पर राज्य के स्कूल बंद रहेंगे। सरकार ने 2025 के कैलेंडर में विंटर वेकेशन को भी जगह दी है। वहीं 25 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच स्कूल बंद रखे जाएंगे। वहीं समर वेकेशन को लेकर 2 से 21 जून तक स्कूल बंद रहेंगे और रक्षाबंधन पर भी छुट्टी दी गई है। स्कूल में कुल 72 दिनों की छुट्टी होगी। ईद की छुट्टी चांद दीदार के बाद दी गई है। ईद की छुट्टी में परिवर्तन की जा सकती है। वहीं स्कूलों में वार्षिक उत्सव, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती पर निश्चित तौर पर मनाई जाएगी। इस दौरान सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य है। कार्यक्रम के आयोजन के बाद स्कूल में छुट्टी होगी। कैलेंडर में यह भी कहा गया है कि समर वेकेशन, दीपावली से छठ पूजा की छुट्टी और विंटर वेकेशन के दौरान स्टूडेंट को सभी विषयों में होमवर्क दिए जाएंगे। अब की बार 220 पार, जानिए बिहार के किस राजनीतिक दल ने किया यह दावा। बिहार में सभी राजनीतिक दल विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी में लग गए हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक बार फिर से अपनी यात्रा पर निकल रहे हैं। 15 दिसंबर को सीएम नीतीश कुमार भी अपनी संवाद यात्रा पर निकलेंगे। इस बीच मंगलवार को जदयू नेता और बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने दावा किया कि NDA का 2010 का जो आंकड़ा था, हम लोग उस आंकड़ा को पार करके विधानसभा की 220 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। उन्होंने कहा कि इस बार NDA 220 प्लस सीट जीतेगी, इसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अशोक चौधरी ने मंगलवार की सुबह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को श्रद्धांजलि अर्पित करने राजेंद्र घाट पहुंचे थे। श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए ये बातें कही। बिहार में 7 वरिष्ठ IPS अधिकारियों का तबादला, कुंदन कृष्णन को मिली यह बड़ी जिम्मेदारी। बिहार में 7 वरिष्ठ IPS अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे 1994 बैच के IPS कुंदन कृष्णन को बिहार पुलिस के ADG बनाया गया है। इनके साथ आतंकवाद निरोधक दस्ता के ADG पंकज दराज को ADGP की नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने मंगलवार को 7 वरिष्ठ IPS को नई जिम्मेदारी सौंपी है। नई व्यवस्था के साथ जितेंद्र सिंह गंगवार को DGP के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है। वे पूर्ण रूप से DG की जिम्मेदारी संभालेंगे। 7 करोड़ की कृषि यंत्र की खरीद पर किसानों को 3.69 करोड़ मिला अनुदान। पटना के गांधी मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय कृषि यंत्रीकरण मेले का सोमवार को समापन हो गया। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर NN विजय लक्ष्मी और कृषि विभाग के सचिव संजय अग्रवाल ने संयुक्त रूप से कृषि यंत्र निर्माता कंपनी और विभाग पदाधिकारियों के बीच प्रमाण पत्र और मेमेंटो प्रदान किया। वही 57 कृषि यंत्रों में 12 कृषि यंत्र बैंकों के लिए 127.90 लाख रुपए का अनुदान दिया गया। कुल 4 दिनों में 495 कृषि यंत्रों के क्रय एवं 21 कृषि यंत्र बैंकों के लिए कुल 3.69 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान दिया गया। इन यंत्रों का बाजार मूल्य लगभग 7 करोड़ रुपये है।